हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक्यूट पैनक्रियाटिस के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले पैनक्रियाटिस मतलब होता क्या है। कहीं पर भी टर्म अगर टिस आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसी को कहते हैं पैनक्रियाटिस। ठीक है। एक्यूट एक्यूट कहने का क्या मतलब है, ये अभी हाल में होता है। दो तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। हम अभी पढ़ रहे हैं एक्यूट के बारे में, जो शॉर्ट टर्म मतलब कुछ ही समय में हो जाता है। तो अगर इसका कोई पूछेगा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल नहीं है, गॉल स्टोन है। क्या है? गॉल स्टोन है। उसके बाद अल्कोहल आता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आए गॉल स्टोन और अल्कोहल दोनों में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल नहीं, गॉल स्टोन होगा। ठीक है। सबसे पहले हम इसका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग से आते हैं। इसमें पहले क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तभी तो हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग बता सकते हैं। तो इसमें वोमिटिंग आएगा। ठीक है। क्या क्या आएगा? वोमिटिंग आएगा। और क्या आएगा? पेन होगा। कहाँ पर पेन होगा? इपीगैस्ट्रिक एरिया में। तो ये पेन रेडिएट होके कहाँ चल जाएगा? बैक में चला जाएगा। याद रखिएगा, पेन कहाँ होता है? इपीगैस्ट्रियम में, ये वाला पार्ट में पेन होता है। और ये पेन रेडिएट होके बैक में चला जाएगा। कौन सा साइड? लेफ्ट साइड ऑफ द बैक में चला जाएगा। ठीक है। लेकिन ये सही हो जाता है, रिलीव्ड हो जाता है। कैसे? बाई सीटिंग या बेंडिंग फॉरवर्ड। तो अगर कोई क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें हमें इपीगैस्ट्रिक एरिया में पेन होता है। और ये पेन रेडिएट टू बैक, लेफ्ट साइड में बैक में जाता है, राइट साइड में नहीं। और क्या क्या होता है, तो इसमें हो जाता है कि ये रिलीफ करेगा सीटिंग या बेंडिंग फॉरवर्ड से, लेकिन पूरी तरह रिलीफ नहीं करेगा, पार्शियली रिलीफ करेगा। ठीक है। दूसरा और क्या क्या होता है? नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, और एब्डोमिनल में डिस्टेंशन, पेट फूला फूला लगता है। ठीक है। तो इसका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में आते हैं, क्योंकि इसका क्लिनिकल फीचर्स तो नाम में हाँ थोड़ा समझ में आ गया। तो इसका हाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है CECT। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इनहेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके। इसमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आएंगे गैसलेस एब्डोमेन। मतलब कि पेट का जब हम देखेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? बार बार पर्सन क्या है, वोमिट कर रहा है, तो वोमिट के कारण उसका पेट में कुछ नहीं रहता है, इसलिए वो गैसलेस एब्डोमेन दिखता है। दूसरा, कोलोन कट ऑफ साइन दिखता है। मतलब कि इसके रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद कोलोन कट ऑफ साइन क्यों देखता है? ड्यू टू कोलोनिक स्पाज्म ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। अब ये ट्रांसवर्स कोलोन होता क्या है, तो आप अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पता होगा तो इस तरह का हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसको क्या कहते हैं? ये वाला हो जाएगा असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन, और ये डिसेंडिंग कोलोन। तो ये ट्रांसवर्स कोलोन में क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है, जिसके कारण कौन सा साइन दिखता है? कोलोनिक कट ऑफ साइन दिखता है। ठीक है। अगला कौन सा साइन है, तो सेंटिनेल लूप साइन है। क्या है? सेंटिनेल लूप साइन। ये क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल बॉल में क्या हो जाता है, इलियस हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, तो रीनल हेलो साइन दिखने को मिलता है। ठीक है। ये रीनल हेलो साइन क्यों दिखेगा, तो पेरीनेफ्रिक फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। कहाँ पे, तो पेरी रीनल एरिया में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स साइन देखने को मिलेगा। कौन सा, तो रीनल हेलो साइन। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका फिर से स्टार्टिंग से समझते हैं। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या था? क्लिनिकल फीचर्स में आता था सबसे पहले पेन, वो भी कौन से पार्ट में, इपीगैस्ट्रिक एरिया में। दूसरा क्या था, ये पेन कहाँ रेडिएट होके जाता था, ये पेन रेडिएट होके लेफ्ट साइड ऑफ द बैक में जाता था। नॉसिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता था। ठीक है।
मोस्ट कॉमन कॉज तो हमने बता दिया क्या है, गॉल स्टोन। लेकिन और भी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। ये ड्रग्स के कारण भी होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग्स जिसके कारण ये एक्यूट पैनक्रियाटिस एसोसिएटेड है, तो सबसे पहले 6 मरकैप्टोप्यूरिन के कारण और अजाथियोपाइरिन के कारण, डिऑक्सी इनोसिन के कारण, सितारावीन के कारण, अमीनो सैलिसाइलिक एसिड के कारण, टेट्रासाइक्लिन के कारण, पेंटाएमिडीन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण, ट्राइमेथोप्राइन, सल्फा मेथाजाजोल के कारण, थियाजीत के कारण, वेल्प्रोरेट के कारण, फुरोसिनामाइड के कारण और मेट्रोनिडाजोल के कारण, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन सा हो सकता है, तो सार्टोमेगेलो वायरस के कारण, मम्स या इको वायरस के कारण, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अगर इसका पैथोफिजियोलॉजी में जाएं, पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे होता है, तो सबसे पहले जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी, ठीक है। तो एबनॉर्मल इंट्रा पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन हो जाता है पैनक्रियाटिक एंजाइम का, जिसके कारण क्या होगा, तो इंजरी हो जाएगा डक्ट एकिनी में, ठीक है। क्या ये अपने आप सही हो जाता है, ये माइल्ड होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो ये दो तरह का होता है, या तो माइल्ड होगा या सीवियर होगा। अगर माइल्ड हुआ तो मॉर्टालिटी ओनली 1% से भी कम है, लेकिन अगर ये सीवियर हुआ तो इसका मॉर्टालिटी 10 to 30% हो सकता है। सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस किसका है, तो सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस गॉल स्टोन का है, मतलब कि गॉल स्टोन इंड्यूस पैनक्रियाटिस का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। तो और इस एंजाइम के कारण क्या होता है, जैसे कि आपको पता है पैनक्रियाटिक एंजाइम ये हेल्प करता है बाइल जूस के साथ मिलके हमारे ये क्या कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में। तो कौन सा, तो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज है वो डाइजेस्ट करता है फैट को। तो इसके कारण फैट क्या होता है, कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब फैटी एसिड क्या होता है, कैल्शियम से कंबाइन करता है और फॉर्म करता है चॉल की वाइट डिपॉजिट, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया होगा। क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। अगर आप पूछे कि मोस्ट कॉमन डेथ क्यों होता है एक्यूट पैनक्रियाटिस के कारण, तो अगर हॉस्पिटल गए उसके विदिन 2 वीक हो गया तो किसके कारण, मोथ्स के कारण, MODS। अब ये मोथ्स क्या है, M फॉर मल्टी, O फॉर ऑर्गन, D फॉर डिसफंक्शन और S फॉर सिंड्रोम, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के कारण होता है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल गए और 2 वीक के बाद हुआ तो किसके कारण, सेप्सिस के कारण, ठीक है। अब इनिशियल साइन क्या होता है मोथ्स का, मतलब कि जो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा, उसका इनिशियल साइन क्या है। उसका इनिशियल साइन है जो हमारा लंग फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा, ERDS देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है ना, इसमें हैमरेज भी देखने को मिलता है, रेयर है बट हैमरेज देखने को मिलेगा। पहला हैमरेज जो है अम्बिलिकस के नीचे देखने को मिलता है, तो अम्बिलिकस में C आता है, तो इसमें कुलेन साइन देखने को मिलेगा। कुलेन साइन में क्या होगा, इक्कीमोसिस होता है, कहाँ, अराउंड अम्बिलिकस, ठीक है। दूसरा ग्रे टर्नल साइन होता है, क्या होता है, ग्रे टर्नल साइन होता है, तो वो कहाँ देखने को मिलता है, इक्कीमोसिस अराउंड प्लैंक, इस साइड में होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा फॉक्स साइन। फॉक्स साइन में इक्कीमोसिस कहाँ देखने को मिलता है, तो फॉक्स साइन में इक्कीमोसिस आपका इंग्यूनल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोसिस में आपको बता दिए थे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, अगर रेडियोलॉजिकल देखिएगा तो CECT। जो मेनली सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, तो जब आपको सिम्टम मिल रहा है उसके 72 आवर्स के बाद, ठीक है।
और भी डायग्नोसिस कर सकते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग पे। क्लिनिकल फाइंडिंग कहने का क्या मतलब है? इपिगैस्ट्रिक पेन, पेन रेडिएट टू बैक और नौसिया, वोमिटिंग। ओके, अच्छा, ये जो वोमिटिंग रहेगा ये कैसा रहेगा, बिलस या नॉन बिलस? तो बिलस रहेगा, ठीक है। अब इसमें और भी क्या हो सकता है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, अमाइलेज जो नॉट स्पेसिफिक है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो स्पेसिफिक कौन सा है, लाइपेज है, लिपेज या कह सकते हैं, ठीक है। तो अमाइलेज में और क्या क्या में बढ़ सकता है, तो जो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो ये नॉन पैनक्रियाटिक केसेज में ज़्यादा रेज करता है, ठीक है। अब देखिए इसके कारण कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है, तो इसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो 2 तरह का कॉम्प्लिकेशंस होता है, 4 वीक के पहले हो रहा है और 4 वीक के बाद हो रहा है। अगर 4 वीक के पहले हुआ तो उसको एक्यूट कहेंगे, 4 वीक के बाद हुआ तो उसको क्रोनिक कहेंगे। 4 वीक के पहले हुआ तो एक्यूट, तो उसमें जो वॉल होता है ना वो डिफाइन नहीं होता है, क्रोनिक में जो वॉल होता है वो डिफाइंड होता है। तो एक्यूट में कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा, एक्यूट पैनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन देखने को मिलेगा, और दूसरा एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन देखने को मिलेगा। क्रोनिक में सीडोसिस्ट और वॉल ऑफ नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, पहले और जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले फ्लूइड रिसक्सेशन करने की ज़रूरत है। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, रिंगर लैक्टेट, ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देते हैं। एनर्जेसिक, आपको जो पता है क्या हो रहा है, इपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो इपिगैस्ट्रिक पेन को रिलीफ करने के लिए हम क्या देते हैं, एनसिड देते हैं। एनसिड में कौन सा, तो मेटामिजोल देते हैं। और ओपोइड्स में क्या देंगे, बुप्रेनोनॉर्फिन देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है इंट्रेलर, टीपीएन से ज़्यादा इंट्रल न्यूट्रिशन प्रीफर किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट समझ गए। अब हम इसको स्कोरिंग कैसे करेंगे। स्कोरिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन सा, तो रैनसन स्कोर, मॉडिफाइड ग्लास्को स्कोर, बिसेप स्कोर, क्यूसोफा, एपेक APACE, टाइप 2 स्कोरिंग, सीटी सीवियरिटी इंडेक्स, CRP, ठीक है। तो पहले जो है रैनसन स्कोर, मॉडिफाइड ग्लास्को स्कोर और बाइसेप BISAP स्कोर जो होता है वो सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटिटिस को बताता है जब स्कोरिंग ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 हो जाए, ओके। जो APACE टाइप 2 है उसका स्कोरिंग अगर ग्रेटर देन ये 8 हो जाए तो क्या होगा, सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटिटिस को बताएगा। सीटी सीवियरिटी इंडेक्स में मेनली क्या देखने को मिलता है, तो वर्थाजल, सीटी ग्रेडिंग और नेक्रोसिस स्कोरिंग देखने को मिलता है। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 130 mg/ml हो जाए तो मेनली ये क्या बताता है, एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के बारे में बताता है। चलिए अब स्कोरिंग को एक करके जानते हैं। सबसे पहला स्कोरिंग क्या था, रैनसन प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ये नन गॉलस्टोन इंड्यूस पेनक्रियाटिटिस के लिए सही होता है। तो जब आप एडमिशन ले रहे हैं, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन क्या क्या देखने को मिलेगा, एज अगर ग्रेटर देन 55 ईयर्स है, WBC काउंट अगर ग्रेटर देन 16,000 पर MMQ है, RBS रैंडम ब्लड शुगर ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर DL है, LVH ग्रेटर देन 350 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, AST ग्रेटर देन 250 U पर लीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्कोरिंग करेंगे। अगर ये जो ये 5 या 6 फैक्टर है इसमें अगर ग्रेटर देन 3 फैक्टर प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्यूट सीवियर
पेनक्रियाटिटिस में हो जाएगा। और यही हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 आवर्स के बाद देखते हैं तो क्या जो हेमोक्रेट है उसमें फॉल हुआ है ग्रेटर देन 10 पॉइंट का, वन जो एलिवेशन है वो ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर DL है, सीरम कैल्शियम है जो लेस देन 8 mg पर DL है, जो बेस है उसमें कितनी कमी, जो बेस डिफिक्ट है ग्रेटर देन 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, आर्टेरियल पार्शियल ऑक्सीजनेशन लेस देन 60 mmHg है, फ्लूइड सिक्वेट्रेशन ग्रेटर देन 6 लीटर है। तो इसका स्कोरिंग किए और ये 3 या ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3 हो जाएगा तो सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटिटिस में आएगा। अब दूसरा क्या था, वाइसेप स्कोरिंग। वाइसेप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जो वाइसेप है ये बेड साइड इंडेक्स फॉर सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के लिए देखने को मिलता है। तो वाइसेप क्यों, तो बी से क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं, बी से बन अगर ग्रेटर देन 25 मिलीग्राम पर DL हो, आई से इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस हो, SIRS क्या हो, ज़्यादा हो। SIRS में हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर जो कोर टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस है, हार्ट रेट ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट है, रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 20 ब्रीथ पर मिनट है, WBC काउंट ग्रेटर देन 12,000 सेल पर MMQ है या लेस देन 4,000 सेल पर MMQ है। ठीक है, एज अगर ग्रेटर देन 60 ईयर्स है और P प्लूरल इफ्यूजन प्रेजेंट है, अगर इतने में अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटिटिस कहलाएगा। ठीक है, स्कोरिंग 0 से 2 के बीच है तो उसका मॉर्टालिटी लेस देन 2% है। इफ़ 3 to 5 स्कोरिंग है तो मॉर्टालिटी ग्रेटर देन 15% है। ठीक है, अब तीसरा स्कोरिंग क्या था, क्यूसोफा का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूक एस फॉर सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलुअर असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन या इक्वल टू 22 पर मिनट, सिस्टोलिक BP लेस देन या इक्वल टू 100 mmHg, या फिर क्या है अल्टरेशन हो जाएगा मेंटल स्टेटस में, क्या में हो जाएगा, मेंटल स्टेटस में हो जाएगा, मतलब कि उसके दिमाग में कन्फ्यूजन, कोमा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर स्कोरिंग 0 आया तो मॉर्टालिटी लेस देन 1% है, अगर स्कोरिंग 1 आया तो मॉर्टालिटी 2 to 3% है, और अगर स्कोरिंग ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 आया तो मॉर्टालिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 10% है। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्या है, अपाची APACHE टाइप 2, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रोनिक मेंटल क्रोनिक हेल्थ इवैल्यूएशन। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें मेनली हम 12 चीज़ देखते हैं। क्या क्या आता है, BP, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सीरम क्रिएटिन, WBC काउंट, ग्लास्को स्केल, सोडियम, पोटेशियम, हेमोक्रेट, pH और पोटेशियम देखते हैं। अगर स्कोरिंग ग्रेटर देन या इक्वल टू 8 आया तो ये सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटिटिस कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या में, तो इसका जो लोकल कॉम्प्लिकेशंस था क्या क्या, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या क्या था, एक्यूट पेनक्रियाटिटिक फ्लूइड कलेक्शन और एक्यूट नेक्रोटिक क्या है कलेक्शन। क्रोनिक में सीडोसिस्ट और वॉल ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्यूट पेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेनली अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये क्या होता है, 4 वीक के बाद पेनक्रियाटिक सीडोसिस्ट में चला जाता है। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक एब्सेस क्या होता है, तो जब पस कलेक्शन होने लगता है पेरी पेनक्रियाटिक रीजन में, कहाँ पे, पेरी पेनक्रियाटिक रीजन में, तो वो क्या कहलाता है, पेनक्रियाटिक एब्सेस कहलाता है। ठीक है,
अब इसका जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका मेनली जो ट्रीटमेंट है वो एस्पिरेशन करना है, जितना भी पस है ना उसको बाहर निकालने का है। ठीक है, पस बाहर निकाल लेंगे, पस बाहर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो उसमें फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है, उसको सही इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट में क्या होगा, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन गाइडेड परक्यूटेनियस एस्पिरेशन और एंटीबायोटिक। ठीक है, अब अगला क्या है, पैनक्रिएटिक नेक्रोसिस। ये नॉन वायबल पैनक्रिएटिक टिश्यू के लिए होता है। ठीक है, ये स्टेराइल कंडीशन है। कैसा है, स्टेराइल कंडीशन। ये मोस्ट कॉमन इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, हमेशा याद रखिएगा। इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, ई कोलाई के कारण होता है। किसके कारण, ई कोलाई के कारण। इसमें ड्रग्स कौन कौन से इन्वॉल्व होता है, तो इसमें ड्रग्स इमिपिनाम, मेरोपिनाम। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में हम करेंगे रिपीटेड नेक्रोसेक्टोमी, जहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है ना उसको काट के हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, पैनक्रिएटिक सीडोसिस्ट। ये मोस्ट कॉमन सिस्टिक लेसन होता है पैनक्रियाज का, ग्रेटर देन 75% इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये एक फॉल्स सिस्ट है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है सीडोसिस्ट का, तो वो अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं। और ये ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो लेसर सैक में होता है। ठीक है, ये जो सीडोसिस्ट होता है ये दोनों में देखा जाता है, एक्यूट में भी क्रोनिक में। एक्यूट का कॉम्प्लिकेशन सही नहीं हुआ तो वो क्या होता है, 4 वीक के बाद सीडोसिस्ट में बन जाता है। ठीक है, तो एक्यूट पैनक्रियाटिटिस में और क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस के सीडोसिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो एक्यूट का जो होगा वो सिंगल होगा और एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक होगा। ठीक है, इंसिडेंस कितना है, 10 to 12%। क्रोनिक में क्या होगा, मल्टीपल होगा और इंट्रा पैनक्रियाटिक होगा। इसका इंसिडेंस कितना है, 20 to 40%। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर्जरी का इंडिकेशन कब होगा, मेनली तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीडोसिस्ट जो होता है वो अपने आप सही हो जाता है। लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन 6 वीक से ज़्यादा हो जाए और ये सीडोसिस्ट का जो साइज है वो कितना, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा या इक्वल रहे तो हम सर्जरी प्रीफर करते हैं। तो सर्जरी में कौन कौन सा, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में कौन सा है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में आ जाता है सिस्टोजिज्नोस्टोमी। ठीक है, लेकिन जो परफॉर्म होता है वो कौन सा है, सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है, या सिस्टोडियोडनोस्टोमी भी किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा और है, इसके बाद ये एक्यूट ख़त्म हो जाएगा। म्यूटेशन कौन कौन से जीन में देखने को मिलता है, क्या म्यूटेशन, तो हेरिडेटरी पैनक्रियाटिटिस है तो उसमें म्यूटेशन मेनली PRSS1 में देखा जाएगा। एडियोपैथिक क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस है तो CFTR जीन में। और अगर ट्रोपिकल कैल्सिफिक पैनक्रियाटिटिस है तो उसमें एस्पिकनिक मतलब SPINK1 में देखा जाएगा। एक्यूट पैनक्रियाटिटिस आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में एक बार में समझना चाहते हैं, एक्यूट पैनक्रियाटिटिस एक इन्फ्लामेशन है पैनक्रियाज में। इसमें मेनली क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, पेन रेडिएट टू बैक, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं। ठीक है, पैनक्रियाज भी लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका अगर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा तो क्या होगा, CECT। ठीक है, उससे फाइंडिंग मिलता है जो आपको पहले ही बता दिए हैं। इसका ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रीटमेंट तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। और भी क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट में हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, फ्लूइड रिसक्सेशन करते हैं जिसमें हम रिंगल लैक्टेट देते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं और एनसिड देते हैं वो एपिगैस्ट्रिक पेन के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ हेमरेजिक साइन देखने को मिलता था। उसके बाद और क्या है, तो इसमें हेमरेजिक साइन जो देखने को मिलता था उसके साथ साथ क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ साथ और क्या है, लेबोरेटरी फाइंडिंग भी देखने को मिलता था, जैसे कि एमाइलेज और लाइपेज, जो इसको डायग्नोस्टिकली प्रूफ करता है कि ये क्या है, एक्यूट पैनक्रियाटिटिस है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, गॉलस्टोन था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।